नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे इस प्लेटफॉर्म द्वारा लगातार कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इसमें मेरे द्वारा आपको पिछली कक्षा में राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियों के बारे में पढ़ाया जा रहा था। इसमें मेरे द्वारा आपको सॉरी हाड़ौती और मेवाड़ शैली के बारे में मैंने पढ़ा दिया था आपको। अब उसी क्रम में हम आज अपन मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे या मारवाड़ स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब मारवाड़ी स्कूल की बात करें तो सबसे पहले मेरे को ये बताना ज़रूरी है कि उसमें कौन-कौन सी शैलियाँ शामिल होती हैं। तो मारवाड़ी स्कूल की बात करें तो जैसे उसमें सबसे पहले जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली, जैसलमेर शैली और सिरोही, है ना? ये कुछ शैलियाँ हैं। उनको सारों को संयुक्त रूप से मारवाड़ी स्कूल कहा जाता है। तो मारवाड़ी स्कूल का जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन, तो ये मैंने क्षेत्र आपको बता दिया और उसका सबसे पहला एग्ज़ाम्पल मिलता है आपको 1060 ईस्वी में औद नियुक्ति निरुक्ति वर्ती एक चित्र मिला है 1060 ईस्वी का। वो उसका सबसे पहला चित्र माना गया है। तो कई एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहला चित्र है कौन सा, ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो देखते हैं अपन पहले परिचय, जैसे मारवाड़ी स्कूल। मारवाड़, ठीक है, बात कर रहे हैं तो अपन जोधपुर से ली, बीकानेर, किशनगढ़ से ली, किशनगढ़ से ली, अजमेर से ली, नागौर से ली, जैसलमेर ली और रोही से ली। ये तो मुख्यतः शैलियाँ हैं। इसके अलावा छोटे छोटे ठिकानों की और भी शैलियाँ रही हैं, पर अपन मुख्यतः इनको पढ़ेंगे। इनकी मूल तो है, ये मूल जोधपुर शैली, ये तो इसका मूल है। बाकी ये सारे इसी के क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। तो इनको संयुक्त रूप से सारों को मारवाड़ स्कूल बोला जाएगा। अच्छा, तो इसकी बात कर रहे थे तो अपन जैसे सबसे पहले कब ये सामने आती है, तो 1060 ईस्वी में, है ना। 1060 ईस्वी में का पहला चित्र मिलता है। 1060 ईस्वी में प्रथम चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। पहला चित्र प्राप्त होता है कि कौन सा है, और्ध नियुक्ति वर्ती, और्ध नियुक्ति, इसका पहला चित्र है। ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं आपसे कि मारवाड़ स्कूल का पहला चित्र कौन सा है ना, ज्ञात पहला चित्र कौन सा है, तो 1060 ईस्वी में ये औद नियुक्ति वर्ती पहला चित्र इनको प्राप्त होता है, ठीक। ये तो हो गया इसका सामान्य से परिचय। अब बात करते हैं अपन, सबसे पहले अपने आती है जोधपुर शैली। जोधपुर शैली की बात करें, जोधपुर का प्रारंभ मालदेव के समय होता है। प्रारंभ मालदेव। हर शैली से एक तो किसके समय प्रारंभ होती है और कौन सा किस शासक के समय उसका श्रवण काल था, ये आप जरूर याद रखना। तो प्रारंभ तो हो रहा है मालदेव के समय, और इसके श्रवण काल की बात करें जोधपुर शैली के, तो जसवंत सिंह, जसवंत के समय इसका श्रवण काल था।
ये आप दोनों याद रखना। ठीक है, प्रारंभ होगा मालदेव के समय और स्वर्णकाल होगा जसवंत सिंह के समय। ठीक है, इस शैली के मुख्यतः चित्र, मुख्य विषय, चित्र बनाने का मुख्य विषय रहा है एक तो प्रेमाख्यान, धार्मिक कथाएं, पर चित्रण है ना, धार्मिक कथाओं पर चित्रण के अलावा नाथ संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय से ये इनके मुख्य विषय रहे। उसके अलावा जैसे बात करें ये हो जाएंगे इस पे इनके मुख्य मुख्य चित्र बने होंगे, ज़्यादातर चित्र इन्हीं पे देखने को मिलेंगे, प्रेमाख्यान पे, धार्मिक कथाओं पे, नाथ संप्रदाय पे और श्रृंगारिक, श्रृंगारिक कथा, श्रृंगारिक कथाओं, ये इसके मुख्य विषय हैं जिनके ज़्यादातर चित्र बने हैं, उनको अपने को देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर पर्टिकुलर हर शैली की एक खासियत रहती है कि उसमें कौन सा रंग का प्रयोग हो रहा हो और किस पेड़ का प्रयोग हो रहा हो बार बार ना चित्रों में। तो जैसे बात करें इसकी, तो इसमें एक तो पीले रंग की बहुलता रहेगी, पीले रंग की बहुलता, और पेड़ों की बात करें तो आम के वृक्ष ज़्यादा दिखाई देंगे। हर चित्र में लगभग आम को आपका हर चित्र में आपको आम का वृक्ष देखने को मिल जाएगा, आम का वृक्ष। इसके साथ साथ और क्या जैसे खासियत की बात करें, अब ये क्या मारवाड़ की है और मारवाड़ मरुस्थल में आता है, तो एक यहाँ पे मरुस्थल के हिसाब से भी वनस्पति दिखानी पड़ती है। तो जैसे एक तो यहाँ पे झाड़ियाँ और टीले, बालू के टीले, ये भी आपको अच्छे चित्रों में देखने को मिलेंगे, बालू के टीले। तो अगर ये चीज़ें देख के कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीले रंग की बहुलता किस में पाई जाती है या फिर बालू के टीले कहाँ देखने को मिलेंगे, आम के वृक्ष कहाँ देखने को मिलेंगे, तो अपन बताएंगे जोधपुर शैली। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो चित्र बनाए जाते, पुरुषों के चित्र बनाए जाते थे उनमें क्या खासियत होती थी, या फिर महिलाओं के जो चित्र बनाए जाते हैं तो उनमें क्या खासियत होती थी। तो जैसे अपन बात करें पुरुषों की चित्र है ना, ये जोधपुर शैली का चित्र है। तो जैसे पुरुषों की बात करते हैं अपन, पुरुष चित्र है ना, तो एक तो उनके चेहरे पे मुखमंडल है, जो चेहरा है उसको बहुत आकर्षित तरीके से दिखाया गया है ना, सूर्यवान, ये एक अलग खासियत है ना इसकी, सूर्यवान मुखमंडल, ये आप याद रखना। पर्टिकुलर नाम दे के पूछ सकते हैं कि सूर्यवान मुखमंडल वाले पुरुष कौन सी शैली में मिलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना जरूर। फिर ऊंचे, ऊंचे कद के हैं। ठीक है, गहरी दाढ़ी मूछें हैं, गहरी दाढ़ी मूछें, मूछें हैं, बड़ी आंखें हैं, बड़ी आंखें, और तलवार हाथ में लेके रखते हैं, तलवार है, ढाल तलवार है दोनों रखती है। और पूरा कलंगी, पूरा कलंगी। और एक स्पेशल खासियत और है इसकी, ऊंची पाग या पगड़ी। ये ऊंची पाग की पर्टिकुलर अलग से विशेषता है, ये दूसरे जो शैलियाँ देखोगे आप उसमें नहीं मिलेगी, ये इसी में मिलती है, जोधपुर शैली में। ठीक है, ये तो हो गए पुरुष। महिलाओं की बात करें अपन, तो मध्यम कद की, ठीक है, बादाम सी आंखें,
तामसी आँखें। ज़्यादातर शैलियों में मछली की तरह आँखें दिखाई गई हैं चित्रों में, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर इसकी भी एक अलग से खासियत है कि इसमें सबसे पहले बादाम की आँखें हैं। जैसे यहाँ पे ऊँची पाग है, वैसे ही ये भी एक इसकी निजी विशेषता है। बादाम सी आँखें हैं, दोनों इसकी अलग-अलग विशेषताएँ हैं। ठीक है, इसके अलावा मध्यम कद की हो गई, बादाम सी आँखें हो गई, पतली कमर, हैं, उँगलियाँ भी पतली दिखाई गई हैं। पतली कमर और उँगलियाँ दोनों पतली हैं, ये इसकी खासियत है। और पूर्णतः राजस्थानी कपड़े पहनती हैं, राजस्थानी, ठेठ राजस्थानी है ना, ठेठ राजस्थानी परिधान ये पहनती है। इस शैली की बात करें तो इस पे अच्छा, एक और है मेन खासियत है इसकी, जैसे कई चित्रों में जो महिलाएं हैं उनको सिर पे टोपी पहने हुए दिखाए गए, ये आप जरूर याद रखना, ये अलग विशेष इंपॉर्टेंट है, नया है। महिलाओं को सिर पर टोपी पहने दिखाया गया है, सिर पर टोपी पहने चित्रित किया गया है, टोपी पहने ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा, एक तो बादाम सी आंखें हो गई, सिर पे टोपी पहन रखी है, ठीक है, बादाम सी आंखें हो गई, और पूर्णतः ठेठ राजस्थानी परिधान पहन रही हैं। और पुरुषों की बात कर रहे हैं तो ऊंची पगड़ी पहन रहे हैं, पाग पहन रहे हैं, ठीक है, और उनका जो चेहरा है वो शौर्यवान दिखाया गया है ना, ये हो गई इसकी खासियत है। अब इसकी बात करें अपन, इसके प्रमुख चित्र, अच्छा मैंने बताया था आपको, आम के वृक्ष तो मैंने बताई थी। अब बात करें अपन इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। प्रमुख चित्र की बात करें तो एक तो डोला मारू का चित्र है, डोला मारू का चित्र, डोला मारू का, ये देखिए, ये डोला मारू का चित्र ही है जो दिखाई दे रहा है आपको, ये डोला मारू का ही चित्र है। में जैसे जो जो अपने विशेषता बताई थी वो अपने को देखने को मिलेंगी, जैसे ये पीले रंग की, पीला रंग है, इसकी प्रधानता हो जाएगी, फिर गहरी दाढ़ी मूछें हो जाएंगी, सिर पे पगड़ी पहन रखी है ऊंची, है ना, ये तलवार है, ठीक, ये खास बात हो जाएंगी। और ये पीछे आम के वृक्ष हो गए। ऐसे महिलाओं की बात करें तो ये बादाम सी आंखें हैं इनकी, ठीक है, और कद भी ठीक है इनका। ये जो वस्त्र पहन रखे हैं पूर्णतः राजस्थानी परिधान है। ये हो गई इसकी एक तो मुख्य चित्र हो गया इसका, डोला मारू हो गया, इसके अलावा तो डोला मारू हो गया। इसके अलावा जैसे बात करें अपन और अन्य चित्रों की, तो इसके अंदर एक तो जैसे पंचतंत्र के, कामसूत्र के, पंचतंत्र, कामसूत्र, सागर, रागिनी, रागिनी, दशहरा, दशहरा दरबार है ना, तेरे के समय जो दरबार लग रहा है वो, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा रसिक प्रिया, इनके चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे वेली कृष्ण रुक्मणी दी, वेली कृष्ण रुक्मणी दी, ठीक है, रौखलाओ, और प्रकाश,
भागवत पुराण, भागवत पुराण इनसे जुड़े हुए शैली में बने हैं। तोड़ामारू के, पंचतंत्र के, कामसूत्र के, सूरसागर से इन सबसे जुड़े हुए चित्र इस शैली में बने हैं। ठीक है, इनके जो विषय रहे हैं, इनकी जो कथाएं रही हैं, उनके ऊपर देख के सारे चित्र बना दिए गए हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपन के प्रमुख चित्रकारों की। प्रमुख ये आप जरूर याद रखना, चित्रकारों के नाम और कुछ कुछ एक चित्रों के, और एक आधा जो पर्टिकुलर विशेषताएं, जैसे बादाम सी आंखें हो गई, या फिर सूर्य पुरुषों का जो सूर्य मुख दिखाया गया है ना, सूर्यमंडल की तरह, या फिर ऐसी कुछ, या ऊंची पाग है, ये एक एक दो दो जो अलग अलग विशेषताएं हैं वो आप जरूर याद रखना। ज़्यादातर तो ऐसे तो लंबे कद या गठीले बदन, ये तो सारे सब में मिल जाएंगे, लेकिन जैसे कुछ एक आधी अलग अलग होती है, उसको आप जरूर याद रखना। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो ज़्यादातर तो जैसे भाटी रहे हैं ना, भाटी वंश के ज़्यादातर इसके चित्रकार हुए हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करें अपन भाटियों की, तो वीर जी भाटी, नारायण दास भाटी, अमरदास भाटी, है ना। जैसे वीर जी भाटी, नारायण नारायण दास भाटी, अमरदास, जैसे भूत भाटी, डालचंद, से कुछ समझ रहे हैं, डालचंद हो गया। इसके अलावा बात करें जैसे शंकरदास हो गया, दाना हो गया, किशनदास हो गया, शंकरदास, किशनदास, शंकरदास, किशनदास, दाना, नाथो, करीम, ना, करीम हो गया, कुछ फेमस फेमस हो गया। उसके अलावा जैसे देवीदास हो जाएगा, कालूराम हो जाएगा, जीतमल हो जाएगा, देवीदास, कालूराम, जीतमल। ज़्यादातर क्या होता है एग्जाम्स में, और भी हैं दो चार और हैं, तो एक से याद हो जाएंगे तो बहुत हो जाएंगे, है ना। तो क्या ज़्यादातर तो क्या एग्जाम में नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किस शैली से संबंधित है ना। या फिर एक अलग दे के पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, या फिर एक दो के साथ दे देते हैं कि ये किस शासक के समय हुए हैं ना, ऐसे ऐसे अलग अलग दे देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके अलावा जैसे, और मतलब और खास क्या बात है, तो इसके अंदर जैसे मैं बता रहा था आपको, कृष्ण जी से रिलेटेड ज़्यादा रहे हैं, है ना। कृष्ण ज़्यादातर चित्र बने हैं वो रागमाला के बने हैं, रागमाला के, है ना। तो ये भी आप याद रखना, रागमाला का सर्वाधिक हुआ इसमें, ये आप याद रखना। एक तो बात, और जब ये शैली है जोधपुर शैली, ये पहले तो जैसे भाई इस पे दूसरी शैलियों का प्रभाव था, है ना। हड़प्पी शैली, सॉरी उसका उदयपुर शैली का भी प्रभाव, मेवाड़ शैली है ना, मेवाड़ स्कूल्स का प्रभाव देखने को मिल जाता है, रुडार शैली का प्रभाव देखने को मिल जाता है। पर अजीत सिंह के समय क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप से स्थापित हो जाती है कि मतलब ये पर्टिकुलर एक अलग से शैली है, मारवाड़ स्कूल है या फिर जोधपुर शैली है ना, ऐसे। तो अजीत सिंह के समय, अजीत सिंह के समय जोधपुर शैली स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आती है, शैली स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लें कि कब आई, किसके समय आई, तो अपन क्या बताएंगे, अजीत सिंह के समय आई। ठीक है, और इसका मुख्य विषय नाथ संप्रदाय से बने चित्र भी रहा है। तो राजा मान सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह, वो नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। तो उन्होंने महामंदिर है जोधपुर में, एक नाथों का मुख्य दरबार है, सॉरी मुख्य मठ है,
उसके भित्ति चित्र उन्होंने बनवाए, मान सिंह ने, है ना। तो मान सिंह, राजा मान सिंह, है ना, राजा मान सिंह ने नाथ संप्रदाय से प्रभावित होकर प्रभावित होकर महामंदिर महामंदिर पर भित्ति चित्र बनवाए, बनवाए। ठीक है, महामंदिर है क्या, नाथ संप्रदाय का मुख्य स्थान है। ठीक है, कौन बनवाएगा, राजा मान सिंह। और स्वतंत्र रूप से कब आएगी, किसके समय आएगी, अजीत सिंह के समय। ठीक, और शुरुआत हुई थी मालदेव के समय और स्वर्णकाल था जसवंत सिंह के समय। ये हो गया। तो ये हो गई अपनी जोधपुर शैली। अब अगली है अपनी, अच्छा ये याद रखना, वैसे तो मैंने आपको उसमें बता दिया पुरुषों क्या आकृति, और उसमें बता दिया है, पर यहाँ भी मैं कर देता हूँ मेंशन, जैसे बादाम सी आंखें, आंखें व ऊंची पग, या पगड़ी, है ना, ऊंची पग, इस शैली की निजी देन है, शैली की निजी देन है। ये दूसरी शैलियों में देखने को नहीं मिलेगी, है ना, निजी देन। ये आप याद रख लेना, ये यहाँ से लग करेगा आपको, है ना। और पुरुषों का चेहरा सूर्यमंडल में दिखाएंगे, या फिर सूर्यवान दिखाएंगे ना, सूर्यवान दिखाएंगे। ये आप जरूर याद रखना, ये थोड़ी सी अलग है। एक बादाम सी आंखें हो जाएंगी, सूर्यवान मुख हो जाएगा उनका, और सॉरी ये ऊंची पाग, ये इसकी अलग अलग। अब बात करते हैं अपन जो बीकानेर शैली की। अगली है अपनी बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की बात करें तो इसका प्रारंभ 16वीं शताब्दी के अंत में होता है, राय सिंह के समय। 16वीं सदी के अंत में राय सिंह के समय। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप। प्रारंभ कब हो जाएगा इसका, 16वीं सदी के अंत में, और उस समय राजा होगा राव राय सिंह। और स्वर्णकाल की बात करें तो अनूप सिंह। स्वर्णकाल पूछ ले इसका बीकानेर शैली का तो अनूप सिंह, ये दोनों याद रखना। ठीक है, राय सिंह जी ने जब स्टार्टिंग की इसकी, तो इस पे भगवत पुराण पे, भागवत पुराण से संबंधित चित्र बनवाए राय सिंह ने अधिकतर। भागवत पुराण संबंधित चित्र बनवाए, ये पण याद रखें। अच्छा, जब सबसे पहले इसका ध्यान गया, राम राय सिंह जी का जब ध्यान गया कि भाई चित्रकारी पे ध्यान देना चाहिए, तो इस शैली पे, ठीक है, एक तो दक्षिण शैली व मुगल शैली का प्रभाव दिखाई दिया है, प्रभाव दिखाई देता है, दिखाई देता है। ये भी आप याद रखना, दक्षिण शैली और मुगल शैली पे का प्रभाव दिखाई देता है। अब राय सिंह जी ने जब शुरुआत की, तो ये क्या किया, दो कलाकार लेके आए। अच्छा, एक और बताता हूँ पहले, ये बताता हूँ आपको कि ये जो इसके जो चित्र बने हैं प्रारंभ के, इसमें एक तो उस्ता कला और जैनों की एक मथेरण कला है, उससे संबंधित चित्र बने हैं। बीकानेर शैली के
मानव शैली की प्रारंभिक चित्र मथेरन कला। मथेरन कला ये जैन स्कूल से संबंधित है। वह कला, कला है मुगल काल से संबंधित, मुगल शैली से संबंधित। कला बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्र मथेरन और उस्ता कला से बने। स्वतंत्र कुछ नहीं था उनका, इन दोनों का प्रयोग होकर चित्र बन रहे थे। तो जैसे उस्ता कला की बात कर रहे हैं अपन, तो ये राय सिंह के समय प्रारंभ हो जाती है। तो राय सिंह उस समय क्या करते हैं कि लाहौर से, ये है वैसे बेसिकली लाहौर की, लाहौर अब तो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो पहले एक ही जगह था ना, भारत पाकिस्तान का। तो लाहौर की बात लाहौर में है, तो वहाँ से दो कलाकार लेके आता है, वो दो चित्रकार लेके आता है। तो एक तो है अली राजा और दूसरा है हामिद रुकनुद्दीन। कौन लेके आता है? राय सिंह। अली राजा और हामिद रुकनुद्दीन, ठीक है। ये दो चित्रकार आएंगे, ये दोनों चित्रकार हैं और किसके समय के हैं? राय सिंह के समय के। और प्रारंभ होगा फिर चित्र बनाने का और उस कला का प्रयोग किया जाने लग जाए, ठीक है। ये उसके बाद जैसे स्वर्ण काल की मैंने बताई थी था आपको सीखा। तो अब उसके बाद एक जैसे यहाँ पे इनके जो चित्र बने उनमें कोई किसका प्रयोग हो रहा हो, तो जैसे कहते हैं एक पहले एक बात, तो यहाँ के जो चित्रकार हुए हैं, जो हर चित्र के नीचे अपना नाम, पिता का नाम और संवत लिखते हैं, तिथि लिखते हैं ना, ठीक है। ये इसकी एक विशेष खासियत है। ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन सी शैली की खासियत है, ये है ना, ये देखे कि भाई चित्रकार अपना नाम लिख रहा हो, अपने पिता का नाम लिख रहा हो, ऐसा है ना। तो इस शैली के चित्रकार चित्र के नीचे स्वयं का नाम, पिता का नाम, संवत, संवत या तिथि अंकित करते हैं, अंकित करते हैं। ये इसकी खासियत है, ये आप याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये चित्र देखोगे आप, तो ये इसके ऊपर लिख रखा है, मैं चित्रकार ने अपना नाम भी बताया है, पिताजी का नाम भी बताया और सारी चीज़ें बता रखी। इसके जो चित्र बनते हैं मुख्यतः इसके चित्रों में जैसे बात करें तो कृष्ण लीला से संबंधित ज़्यादा चित्र बने हैं। तो कृष्ण लीला के हो गए, रसिक प्रिया के हो गए, शिकार के हो गए, है ना। तो चित्रों का विषय, चित्रों का विषय, विषयों में जैसे कृष्ण लीला, पहला कृष्ण लीला हो जाएगा, शिकार, प्रिया आदि के चित्र बनेंगे, ठीक है। जैसे मुगल दरबार मुगलों से प्रभावित थी, तो मुगल दरबार या महफिलों के भी चित्र बन जाएंगे। मुगल दरबार, महफिलें, काशी ठाट बाट के भी चित्र बने, ठीक है। काशी ठाट बात की बात करें तो जैसे सामंतों के या फिर छोटे राजाओं के इनके चित्र बने, वो अपना वैभव वगैरह बता रहे हैं, ठीक। ये इसके विषय हो गए। अब बात करें अपन इसमें जैसे मुख्यतः
लाल हरे नीले रंग का प्रयोग हुआ है। लाल लाल हरे नीले रंग का प्रयोग। लाल हरे नीले रंग का। और एक खास बात ये है कि जैसे बरसात हो रही है। हाँ, अच्छा ये हो गया। सुनहरे बादल, सुनहरे बादल भी दिखाए गए हैं। ये भी इसकी खासियत है। कई कई जगह जैसे काले बादल दिखाई देते हैं, कई नीले बादल दिखाई देते हैं, इसमें सुनहरे बादल दिखाए गए हैं। और बरसात होते हुए सारस और मछली का चित्र भी अंकित है ना। बारिश के समय या बरसात के समय, बरसात के समय सारस जो है मछली के चित्र का भी अंकन हुआ है। तो ये कुछ अलग अलग खासियत हो गई। जैसे ये पूछ लें आपसे कि सारस और मछली को बरसात के समय किस किस के चित्र दिखा रहे हैं, तो सारस और मछली के दिखा रहे हैं, तो कौन दिखा रहा है? बीकानेर मछली दिखा रही है। सुनहरे बादल कहाँ है? बीकानेर के हैं। ठीक है, लाल हरे इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अपन बात करें कि जैसे पुरुषों की क्या खासियत थी या पुरुषों के चित्र कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो पुरुषों की बात करें अपन, पुरुष चित्र में तो अ, इनको उग्र स्वभाव का दिखाया गया है। ये एक इनकी अलग पहचान है, उग्र स्वभाव की। तो ये आप जरूर याद रखना। दूसरा, एक ये हाथों में माला लेके रखते हैं, हाथ में गहरी कड़ी मूछ, मूछ। और ये इसकी खास खास बातें हो जाएंगी। ठीक है, और महिलाओं की बात करें, तो इनका सबसे अलग है। एक तो मृगनयनी आंखें, मतलब मछली हिरण के समान मृगनयनी। तो जोधपुर शैली में बादाम के समान थी, तो यहाँ पे मृगनयनी। और ज़्यादातर शैलियों में आपको मछली की समान आंखें दिखाई जाती हैं। तो इसकी एक तो ये खासियत है कि मृगनयनी आंखें हैं। दूसरी बात करें और इसकी खासियत क्या देखेंगे कि आभूषणों में मोती जड़े गए हैं, मोतियों का जड़ाव, जड़ाव, ये एक इनको अलग करता है। बाकी और पुरुष थे ना, पुरुषों में दाढ़ी मूछ हो गई और उनकी एक उन्नत पगड़ी थी। उन्नत पगड़ी यानी ऊंची पगड़ी भी थी, ये भी इसकी खासियत है। अब सुनोगे मोतियों का जड़ाव हो जाएगा, इनकी खास बात थी। और परिधान की बात करें तो पारदर्शी ओढ़नी ओढ़ती हैं, पारदर्शी ओढ़नी, जिससे उनका चेहरा दिखता रहे, पारदर्शी ओढ़नी, ये बातें भी। ठीक है, और ओढ़नी हो जाएंगे। और तंग वस्त्र, तंग, ये महिलाओं के लिए। ठीक, अब इनके ज़्यादातर चित्र जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस्ता कला और मथेरन कला में बने, तो उसी के समय के जो चित्रकार हैं या उनके जो सिद्धस्थ थे, वही इसके प्रमुख चित्रकार रहेंगे। तो प्रमुख चित्रकारों की बात करें अपन, मुख्य चित्रकार, तो पहले तो उस्ता कला के, है ना। उस्ता उस्ता कला है क्या कि ऊँट है, बीकानेर में ज़्यादा ऊँट पाया जाता है। ऊँट के जो बालों की कटिंग करके उन पे चित्र वगैरह बना दिए जाते हैं ना, ऊँट के जो पे है ना चित्रकारी की जाती है। ठीक है, और ये मुख्यतः लाहौर में थी। और लाहौर से ये राय सिंह आते हैं। सबसे पहले तो राय सिंह जी लेके आते हैं, दो चित्रकारों को लेके आते हैं, जो एक तो है अली राजा और दूसरा हमीद
रुकनुद्दीन, है ना। और लेकिन अनूप सिंह और कर्ण सिंह अनूप सिंह, है ना, दो शासक होते हैं, उन्हीं के वंशज हैं। तो उनके समय पूर्णतः यहाँ पे उस्ता कला की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो उस्ता कला की बात करें तो इसके कलाकार, जैसे पहले तो ये बता देते हैं अपन, उस्ता कला कर्ण सिंह व अनूप सिंह के समय कनेर में स्वतंत्र रूप से प्रारंभ। एक बार पूछ लें आपसे नाम तो ये याद जरूर रखना, कर्ण सिंह व अनूप सिंह, ठीक है। वैसे शुरुआत तो कौन कर देता है, राय सिंह कर देता है, ठीक है। और बात करें अपन, जैसे ये रहा, ये चित्र देखो, ये उस्ता कला गई है, ठीक है। तो ऊँट दिखाई दे रहा है आपको, ऊँट के ऊपर ये देखो चित्रकारी बन रही है, जैसे गाय को बछड़ा उसका दूध पी रहा है, या फिर इस पे अलग अलग डिजाइन वगैरह बने हुए हैं। इसमें पशु पक्षियों के सबके चित्र बना देते हैं ना, अलग अलग डिजाइन बना देते हैं, उस्ता कला, ठीक है। वैसे है कहाँ की, लाहौर की। और देखिए जहाँ पे पूर्णतः स्थापित कौन कर रहा है, कर्ण सिंह और अनूप सिंह, है ना, ये मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। दूसरी है ये मथेरन कला से बने हुए चित्र, है ना, वो बताओ। ये देखो ये मथेरन कला, मथेरन कला की बात करें तो ये एक तो क्या है, जैनों से संबंधित है, जैन स्कूल ठीक है, से संबंधित। अब इसमें क्या होता है मथेरन कला के अंदर, कि जो गीला प्लास्टर होता है या गीली दीवार होती है, उस पर चूने की सहायता से देवताओं के धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। में गीली दीवार, प्लास्टर, प्लास्टर पर चूने की सहायता से देवी देवताओं के धार्मिक चित्र, धार्मिक बनाए जाते हैं। एक एग्जाम में मथेरन कला और उस्ता कला का नाम देके पूछ भी लेते हैं कि ये कहाँ से संबंधित है, तो अपन बताएंगे बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रयोग हो रहा है, उस्ता कला का और मथेरन कला का, तो उससे संबंधित ही कलाकार ही आगे मुख्य चित्रकार होंगे। तो अपन बात करें जैसे उस्ता कला की, उस्ता कला के चित्रकार, तो राय सिंह के समय से प्रारंभ हो रहा है, तो एक तो अली राजा, हामिद, रुकनुद्दीन, जी, तो ये हो गए। उसके बाद अपन बात करें तो जैसे अलग अलग बताएं, जैसे कायम खां हो गया, कासिम हो गया, है ना, कायम कासिम, बहाबुल्ला, फेमस फेमस हो गए, ठीक है। अहमद अली हो जाता है, शहाबुद्दीन हो जाता है, अली, ये तो हो गए इसके उस्ता के। और मथेरन की बात करें, मथेरन के चित्रकार, तो जो जैन समाज से जुड़े हुए या जैन चित्रकारी से संबंधित है, वो सारे इसमें शामिल होंगे। तो इसमें जैसे मुन्नालाल मुकुंद हो जाएगा, राम किशन हो जाएगा, मुकुंद, राम किशन, राम किशन हो जाएंगे, ऐसे कुछ
और एक दो की बात करें तो जय किशन है, चंदू लाल, राम, जय किशन, चंदू लाल, ऐसे ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कुछ है ना, तो ये एक दो बार इनको पढ़ोगे तो हाँ आपको याद रह जाएंगे। और जैसे ये मेघराज जोशी, मेघराज जोशी, ये मेघराज जोशी का तो कई बार नाम देके पूछ लिया गया है ये किस कला से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। मेघराज जोशी ये भी पथेड़ कला से, ठीक है। और पुस्तक कला की बात बताई दी थी आपको कि ये लाहौर से आई थी, ठीक है। और अ, इसको जैसे बीकानेर में स्थापित करने का काम इसका अनूप सिंह और कर्ण सिंह का है ना, ठीक है। तो ये हो गई अपनी अ, बीकानेर शैली। अब बात करते हैं, अगली आती है अपनी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़, किशनगढ़ शैली की बात करें तो ये एक तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित, तो ये आप रखना। कई बार पूछा गया है सीधा सीधा कि ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो अपन क्या बताएंगे, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। दूसरी बात है कि इसका प्रारंभ, जब अपन बात करते हैं कि प्रारंभ किसके समय होता है और स्वर्णकाल किसमें होता है, तो प्रारंभ की बात करें तो ये किशनगढ़ जोधपुर रियासत में ही एक छोटा ठिकाना था, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रभाव है वो जोधपुर शैली का इस पे देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। फिर भी अपन बात करें तो इसके प्रारंभ की बात करें तो रूप सिंह, रूप सिंह। और स्वर्णकाल की बात करेंगे तो सावंत सिंह, सावंत सिंह। और इसका एक दूसरा नाम भी है सावंत सिंह का नागरीदास, इसका दूसरा नाम। आप याद रखना, प्रारंभ तो रूप सिंह के समय होता है और स्वर्णकाल सावंत सिंह या नागरीदास के समय, और ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ठीक। चलिए पर एक तो जैसे मैं आपको बता रहा था जोधपुर का प्रभाव रहता है कि उसका रहता है, लेकिन ज़्यादातर जब चित्र देखेंगे इस पे तो वो इससे वल्लभ संप्रदाय से जोड़ते हैं, या फिर कृष्ण के लव से संबंधित जुड़े हुए कृष्ण आते हैं, तो फिर ब्रज का प्रभाव दिखाई देता है इस पे, है ना। तो एक तो ब्रज शैली वह कांगड़ा शैली का प्रभाव। कांगड़ा शैली ज़्यादातर हिमाचल का है ना, हिमाचल में पहाड़ी मान सकते हो आप इसको, का प्रभाव, एक बात, ठीक है। ये भी आप याद रखना कि इस पे किस किस का प्रभाव पूछ रहेंगे, तो अगर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है तो ब्रज शैली का प्रभाव हो जाएगा और ये हो जाएगा। फिर इसके बात करें इसमें जैसे सफ़ेद और गुलाबी रंग का प्रयोग है ना, और उसके अलावा विषय कौन कौन से हैं, ठीक है। कि तो विषय की बात करेंगे तो जैसे इस पे नौका विहार हो जाएगा, भ्रमण भंवरे का चित्रण है ना, भ्रमण चित्रण हो जाएगा। इसके अलावा अच्छे भवन बनवाए गए हैं, है ना। और नारी सौंदर्य पे ज़्यादातर इसकी मुख्य विशेषता नारी सौंदर्य ही है ना। तो इसके मुख्य विषय की बात करें अपन, मुख्य विषय, मुख्य विषय इसकी वस्तु, सबसे मेहनत तो इसकी नारी सौंदर्य ही है, ठीक है। नारी सौंदर्य है इसके अलावा भ्रमण चित्रण, भ्रमण चित्रण हो जाएगा, ये इसकी खास बात है। इसके अलावा नौका विहार है, नौकर नौका विहार, सुंदर भवन, सुंदर भवन। और इनमें भी भवनों में क्या दिखाया गया है, वनस्पति की अधिकता है, हरे भरे घर दिखाए गए हैं ना, भवन दिखाए गए हैं, ठीक। और बात करें कलर की
इसमें श्वेत, गुलाबी, रंगों का प्रयोग, रंगों के और केले के वृक्ष, केले के वृक्ष और वनस्पति, ज़्यादातर वनस्पति और पशु पक्षी। पशु पक्षियों में बात करेंगे तो जैसे गाय को दूहते हुए हैं, और खंजन पक्षी है, या फिर और भी हिरण वगैरह, ऐसे ज़्यादातर पशु पक्षी भी ज़्यादा दिखाए गए हैं इसमें। ठीक, ये जो अब पहले तो क्या छिपी हुई थी, तो इसके एक फयाज अली और एरिक डिक्सन, दो विद्वान आए और उन्होंने इसकी खोज की कि उन्होंने ये बताया कि ये मतलब जोधपुर शैली से या फिर मारवाड़ शैली से ये भी अलग अलग शैली है, किशनगढ़ शैली, इसका भी एक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो इसकी खोज की बात करें अपन, इस शैली के खोज की बात करें, की खोज फयाज अली और एरिक डिक्सन। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी शैली की खोज किसने की, तो आप जरूर याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एरिक डिक्सन और फयाज अली, इन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, बात करें अपन कि भाई मतलब इसके जो पुरुष या महिलाएं थी उनके कैसे दिखते थे, उनके चित्र कैसे बने, तो पुरुषों की बात करें अपन, पुरुष पुरुष में एक तो छरहरा बदन, ये इसकी अलग खासियत हो जाएगी, छरहरा शरीर। कई बार गठीला आ जाता है या लंबा कद आ जाता है, तो इसका क्या है, इनकी खासियत क्या है कि इनका छरहरा बदन है। ठीक है, एक तो ये आप जरूर याद रखना। इसके अलावा इनका जो माथा है सुंदर ललाट, छरहरे बदन के साथ इनमें सुंदर ललाट, ये इसकी दो खासियत है। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना। उसके अलावा जैसे और पगड़ियाँ भी पहने हुए दिखाई गए, पेच पगड़ी, पगड़ी पगड़ी, ये तो हुए, इनको दिखा देंगे। ठीक है, और महिलाओं की बात करेंगे तो ये मुख्यतः नारी सौंदर्य पे है, तो महिलाओं पे ज़्यादा इस पे इसके चित्रों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो महिलाओं की बात करें तो इसकी जो आँखें हैं, अच्छा, एक तो लंबी हैं महिलाएं, पहली बात लंबी है। दूसरी, उनकी जो गर्दन है वो सुरही के समान है, सुरहीदार ग्रीवा। ठीक है, जन की तरह आँखें, जन की तरह आँखें, और चमेली की पंखुड़ियों की तरह होठ, के समान होठ। तो नारी के सौंदर्य प्रधान है, तो ज़्यादातर तो जो खासियत है वो इसमें देखने को मिल जाएंगे अपने को। बात करें अपन कि इसके चित्रकार कौन कौन थे फेमस, है ना। हाँ, तो फेमस चित्रकारों की बात करें अपन तो, अच्छा पहले चित्रों की बात कर लेते हैं अपन कि फेमस चित्र कौन कौन से हैं इसके। तो इसका एक प्रमुख चित्र आता है बणी ठणी, बणी ठणी चित्र, ये है बणी ठणी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो कई बार तो बणी ठणी का नाम देके आपसे पूछ लेते हैं किस शैली से संबंधित है, तो क्या बता देंगे अपन, किशनगढ़ शैली से। ठीक, बनाया किसने, फिर अपन ये बता देते हैं। तो इसको बनाने वाले हैं जो नागरीदास जी सावंत सिंह जी थे, उनका एक चित्रकार था मोर ध्वज, है ना, निहाल चंद
मोर ध्वज निहाल चंद। ठीक है, तो मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल, ये तो इसका चित्रकार है। के दरबार में है सावंत सिंह या नागरिक दास के, या नागरिक दास के समय उन्होंने बनवाया था। ठीक है, अब ये जब इन्होंने चित्र बनाया निहाल चंद ने, तो इसको राधा के रूप में चित्रित किया था, राधा के रूप में चित्रित किया गया। अब इस चित्र की देख के, सुंदरता वगैरह देख के, इसको राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है, मोनालिसा। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लें कि राजस्थान की मोनालिसा कौन है, तो बड़ी ठनी है। और एरिक डिक्सन ने इसकी खोज की थी, किशनगढ़ शैली की। उसने भी इस चित्र को देखा तो उसने, एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है, भारत की मोनालिसा कहा है, मोनालिसा। ठीक, भारत की मोनालिसा का, इसकी खासियत बात हुई। अब जैसे जनरली अपन पूछ लें कि ये बने है कौन, ये बनी ठनी, तो बनी ठनी, बनी ठनी सावंत सिंह की सेविका थी, सावंत सिंह की सेविका थी। भाई इतना अच्छा चित्र बना है तो अपन सोचे रानी वगैरह हो, लेकिन नहीं, सेविका थी। ये वैसे मूलतः दिल्ली में रहती थी, और इसकी जो सावंत सिंह की विमाता है, वो उसको दिल्ली के अंतपुर से लेके यहाँ पे आते हैं किशनगढ़ में। ठीक है, और इसकी सुंदरता देख के प्रभावित हो जाता है कौन, नागरीदास या सावंत सिंह, और ये मोर ध्वज को इसका चित्र बनाने के लिए कहता है। ठीक है, और भारत सरकार ने भी इस पे एक डाक टिकट भी चलाया है ना, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि किस पे चलाया, तो 1973 में डाक टिकट भी चलाया गया, डाक टिकट चलाया गया। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसमें देखो जैसे ये इसकी सुंदरता देखिए, इसके जैसे पतला नाक हो गए, ये होठ अच्छे, इसकी लंबी है, और ये लटें वगैरह, ये जो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ये इसकी खंजनदार आंखें हो जाएंगी, ये सब चीज़ हो जाएगी। अब एक तो ये चित्र है बनी ठनी प्रमुख चित्रों में। दूसरा बात करते हैं कि एक रात के संगीत गोष्ठी का चित्र है। ठीक है, जैसे चित्रों की बात कर रहे थे ना, प्रमुख चित्र, तो एक तो बनी ठनी हो जाएगा, बनी ठनी। दूसरा एक चांदनी रात की संगीत संगोष्ठी, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, संगीत गोष्ठी, गोष्ठी, ये अमरदास ने बनाया है गोष्ठी, ये अमरदास ने, अमरदास ने, या अमरदास ने बनाया। ठीक है, अब बात करें अपन, तो अमरदास ने, अमरचंद, अमर, तो ये किसने बनाया था, निहाल चंद ने, और ये बनाया अमरचंद ने। इसके अलावा दीपावली, दशहरे की, है ना, नौका विहार की, ये खासियत भी रही ना कि नौका विहार के चित्रण, नौका विहार चित्रण। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि नौकाओं का चित्र कहाँ मिलता है, तो किशनगढ़ शैली में, किशनगढ़ शैली के लगभग ज़्यादा चित्र ही प्रसिद्ध है, अधिकतर चित्र प्रसिद्ध है, और इनके पर्टिकुलर इनके नाम दे दे के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, दीपावली का चित्रण, दीपावली का चित्रण, ये ऐसे मुख्य मुख्य चित्र बने। और बात करें जैसे ये मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में बहुत सी मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। और बादलों की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बता दिया था कि
बादल दिखाए गए थे, सुनहरे बादल, ठीक, सॉरी सिंदूरी बादल। ये भी पूछ सकते हैं। सुबह और शाम के जो बादल दिखाए गए हैं वो सिंदूरी बादल है। सिंदूरी बादलों का चित्रण, सिंदूरी बादलों का चित्रण, ये भी आप याद रख लेना। तो ये इसके जो चित्र हैं वो आप जरूर याद रखना। ठणी है, चांदनी रात की संगीत संगोष्ठी होगी, नौगा विहार का हो गया, दीपावली का हो गया, और सिंदूरी बादल दिखाए गए हैं। फिर अपन बात करें इसके प्रमुख चित्रकारों की, तो एक तो मोर ध्वज निहालचंद ही हो जाएंगे प्रमुख। प्रमुख तो एक तो मोर ध्वज निहालचंद, निहालचंद ये तो आपको याद रखनी है। फिर एक अमरचंद हो जाएगा, ठीक है, दो तो ये हो गए क्योंकि दोनों ने एक तो बनी ठंडी बना दी है और एक संगीत संगोष्ठी का चित्रण किया है। उसके अलावा अपन बात करें इसके दूसरे जो हैं, जैसे रामनाथ हो गया, तुलसीदास हो गया, मोहनदास हो गया, रामनाथ, तुलसीदास, भंवरनाथ, ये एक बार दो बार जब आप पढ़ लोगे ना उसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएंगे, फिर आप को ज़्यादा जोर नहीं आएगा, ठीक है। और एक जैसे सोई राम हो जाए, सोई राम हो जाए, वही वही राम, ये ऐसे कुछ हो गए। और ठीक है, मोर निहाल चंद, अमरचंद, तुलसीदास, भवरनाथ, साई राम, लाडली दास, लाडली दास, लाडली दास, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और चित्र मैंने इसके प्रमुख प्रमुख आपको चित्र बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के बाद अपनी आती है अगली नेक्स्ट अजमेर शैली। अजमेर शैली की बात करें अपन, अजमेर और अजमेर दोनों पास पास हैं, तो अजमेर शैली की बात करेंगे तो इस पर मुख्यतः जोधपुर शैली का प्रभाव है। एक तो जोधपुर शैली का प्रभाव, ये याद रखना, प्रभाव। अब जो इसके चित्र बन गए हैं, ज़्यादातर जो चित्र बने हैं इसमें जैसे, तो उनमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई चित्र शैली है ना, उनका संयुक्त मिश्रण मिलता है, मिश्रण मिलता है। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम व ईसाई शैली का मिश्रण, चित्र शैली का मिश्रण है ना। ये दो बातें आप जरूर याद रखना इसके लिए, ठीक है। एक तो जोधपुर शैली का इस पर प्रभाव दिख रहा है और इसका एक तीनों का संयुक्त मिश्रण आप इनको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो चित्र बने हैं उनमें ज़्यादातर गोल्डन कलर का है ना, सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। एक इसकी खासियत क्या है, सुनहरे रंगों का प्रयोग, सुनहरे रंगों का प्रयोग। और इसके चित्रकारों की बात करें अपन, तो जैसे तैयब जी, तैयब जी का मुख्य चित्रकार रहा है ना, ये भी याद रखना आप। गोल्डन कलर हो जाए, तैयब जी हो जाएगा, फिर चांद खां हो जाएगा, राम सिंह लाल जी, चांद खां, राम सिंह भाटी, राम सिंह भाटी, लाल जी, कुछ इसके प्रमुख चित्रकार हैं, ठीक है। और बात करें कुछ महिला भी हैं, नारायण दास जी भी हैं, नारायण भाटी, नारायण, ये तो पुरुष हैं। और इसमें दो महिला चित्रकार भी हैं, ये आप जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। महिला चित्रकार, महिला चित्रकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके जरूर आपसे नाम पूछ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है ना।
क्योंकि पुरुष तो सभी हैं, सभी शैलियों में पुरुषों के चित्र मिल रहे हैं, इसमें महिलाएं भी हैं। तो महिलाओं की बात करें तो एक तो साहिबा और दूसरी उस्मा। साहिबा और उस साहिबा और उस्मा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, महिला चित्रकार है। ठीक है, ये इसके हो जाएंगे। ठीक, और ये हो गई अपनी अजमेर शैली। अब बात करने अजमेर शैली के बाद अपनी नेक्स्ट है नागौर शैली। नागौर शैली, नागौर नागौर शैली भी ज़्यादातर तो इस पे जोधपुर शैली का ही प्रभाव दिखाई देगा। ठीक, जोधपुर शैली, और ये काफ़ी नवीन है ना। तो ये 18वीं सदी में, 18वीं सदी में इसका प्रारंभ होता है। जो नागौर शैली की, नागौर का जो क्षेत्र होगा उसके अंदर नागौर शैली आ जाएगी। फिर इसकी बात करें तो ज़्यादातर जैसे इसके चित्र हैं, जैसे कि वृद्धावस्था के चित्र मिलेंगे, वृद्धावस्था। ठीक है, और पारदर्शी परिधान है, महिलाएं है ना, पारदर्शी परिधान दिखाई गई है, पारदर्शी परिधान। जो चित्रण हुआ है उसमें हल्के या बुझे हुए रंगों का प्रयोग है, ये इसकी खासियत है, ये आप याद रखना। हल्के या बुझे हुए रंगों का प्रयोग। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी शैली में हुआ है, तो आप याद रखना नागौर शैली में बुझे हुए रंग। ठीक है, तो हल्के हैं या फिर बुझे हुए रंग, ये इसके मैन बात करें। और इसके प्रारंभ की बात करते हैं, किसके समय प्रारंभ हुई। प्रारंभ नागौर शैली का प्रारंभ की बात करें तो अमर सिंह राठौड़ के समय प्रारंभ की बात करते हैं, तो अमर सिंह राठौड़। ठीक है, और स्वर्ण काल की बात करेंगे तो बरूद सिंह। प्रारंभ तो अमर सिंह के समय हो जाएगा, और ये बरूद सिंह, ये भी आप याद रखना, अमर सिंह और बरूद सिंह दोनों को याद रखना। ठीक है, और चित्रकारों की बात करें, जब अपन प्रमुख चित्रकार कौन है, तो चित्रकारों की बात करेंगे तो जैसे कृपाराम, नाथाराम, मोहनाराम, चेलाराम, मोहन राम, मोहनाराम, चेलाराम, इसके प्रमुख प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। चित्रकार, इसके चित्रकार हो गए, तो क्या क्या याद रख लेंगे अपन कि अमर सिंह के समय तो ये प्रारंभ हो रही है, अमर सिंह राठौड़ के समय, और इसका बरूद सिंह इसका के समय स्वर्ण काल हो जाएगा। और खास बात क्या है इसमें, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और इसके प्रमुख चित्रकार मैंने आपको बता दिया, और वृद्धावस्था के इसमें चित्र बने। उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट जैसलमेर शैली, है अपना जैसल जैसलमेर शैली की बात करें अपन तो राय या राजवाटी, राजभाटी के समय तो ये प्रारंभ होती है। पहली बात, ठीक है, प्रारंभ आपसे पूछ लें तो किसके बताया हुआ है, हर्राज या हर्राय भाटी। और स्वर्ण काल की बात करें इसकी तो मूलराज सेकंड,
फूलराज सेकंड, इसके अलावा जैसे अखेराज आदि ने भी इन पे, एक अखेराज हो गया, हर्राय हो गया, उन्होंने भी राजा हुए हैं, महारावल हुए हैं, उन्होंने इसमें इसके विकास में सहयोग किया। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसका एक सबसे मेन चित्र बना है मूमल का, मुख्य चित्र इसका मूमल का है। मूमल, मूमल को मांड की मोनालिसा भी कहते हैं। मूमल को मांड की मोनालिसा। ठीक है, मुख्य चित्र। इस चीज की जो जैसलमेर शैली की है, इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसने न तो मुगल शैली को एक्सेप्ट किया और न ही जोधपुर शैली को। ये स्थानीय शैली है, मतलब स्वतंत्र है पूर्णतः, इस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी कौन सी शैली है जिस पे किसी भी शैली का प्रभाव नहीं है, तो अपन कौन सी बताएंगे? जैसलमेर शैली। ठीक है, स्वतंत्र शैली, स्वतंत्र शैली है। इस पर जोधपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं है। क्या प्रभाव नहीं, यह पूर्णतः स्थानीय शैली है। ऐसे भी आ जाए, घुमा के पूछ ले आपसे कि पूर्णतः स्थानीय शैली कौन सी है, तो जैसलमेर शैली पूर्णतः। ठीक है, ये आप याद रखना। अब बात करें अच्छा, इसका चित्र तो मूल बता दिया था, एक चित्र और है इसका। का का ये भी इसका एक अन्य चित्र है, ये आप याद रखना। तो इसका नाम देके पूछ लें आपके, तो ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी जैसलमेर शैली से। और दूसरा मूमल, ये इसके दो फेमस चित्र हैं। ठीक है, मूमल को तो मांड की मोनालिसा भी कहते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट रहता है क्या? सिरोही। सिरोही से सिरोही शैली, सिरोही शैली की बात करें तो अपन ये ज़्यादातर तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जैन मंदिर बने हुए हैं ना, का प्रभाव ज़्यादा है। और एक शासक हुए हैं सुल्तान देवड़ा, राव सुल्तान देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, उन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग दिया, विकास करने में सहयोग उसका सबसे ज़्यादा इन्हीं का रहेगा, सर्वाधिक सहयोग। सहयोग, ठीक है। एक तो ये किससे हो गई? जैन धर्म से रिलेटेड होगी। और इसका अगर स्वर्ण काल के हैं या फिर इसका सबसे ज़्यादा विकास करता जाएंगे तो राव सुल्तान देवड़ा हो जाएंगे। और इसके दो चित्रकारों की बात करते हैं, कोई चित्रकार हैं जैसे फेमस, तो गुरे खां हो जाएगा, है ना? गुरे खां इसका चित्रकार। गुरे खां, ठीक है, गुरे खां इसका प्रमुख चित्रकार। ठीक है, और एक और है गुरे खां के अलावा, एक सोमपुरा। ठीक, तो आज हमने इस कक्षा में मारवाड़ी स्कूल के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है, जिसमें लगभग सारी शैलियों के बारे में बता दिया गया है। ठीक है।